हाय एवरीवन, सभी का वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 7 जुलाई की क्लास में सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन इसका टाइटल है। आर्टिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ने में, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है जो मिस नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा गरीबों के लिए, पुअर पीपल के लिए अनाज जो है ना, सरकार बहुत सस्ते दामों पे देती है राशन की दुकान पे। ये अनाज आता कहाँ से है, स्टेट्स को अनाज कैसे मिलता है, और सरकार की नई कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से अब ये अनाज शायद लोगों को ना भी मिले, इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा। तो एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, इन्फॉर्मेटिव है, अच्छे से इसको सीखना। क्विज दिखा रहे हैं आपको आज का। क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा मुश्किल रखा है, मेंस लेवल का। आर्टिकल को अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को सीखो, और फिर 8 में से 8 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। शुरू करें क्लास को। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ों को क्लास में साथ लेके चलेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है लिमिट्स ऑफ एक्सपेंशन। देखिए, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। ये बना है एक्सपेंड नाम की वर्ब से, एक्सपांड, ठीक है। ये है वर्ब फॉर्म, ये है नाउन फॉर्म। और लिमिट का मतलब होता है जी सीमा, किसी चीज़ की हद। कह रहा है जी एक्सपांशन की भी कोई हद होती है। हर स्टेट जो है मुफ्त में अनाज बांटने में लगी हुई है। कोई 5 किलो दे रहा है, कोई 10 किलो दे रहा है। इलेक्शन आ जाता है तो बिजली भी फ्री कर देते हैं। कह रहे जी इन सब चीज़ों की एक लिमिट है, किसी लिमिट तक आपको रुकना होगा। अब वो लिमिट क्यों है आपको आगे पता लगेगी। आगे देखो क्या रहा है। कह रहा है द कंट्रोवर्सी ओवर द OMSS या ओपन मार्केट सेल स्कीम। बात कर रहा है उस कंट्रोवर्सी की, उस विवाद की जो ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेकर के आया है। और ये स्कीम कौन सी स्कीम है, जिसके तहत गरीबों के लिए सेंटर जो है स्टेट्स को सस्ते दामों पे अनाज देती है। तो इस स्कीम में कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे कंट्रोवर्सी आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है आपको पता लगे। कह रहे जी गवर्नमेंट्स मस्ट फोकस ऑन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फूड सिक्योरिटी स्कीम्स। कह रहे जो सरकारें हैं ना, इनको फोकस ऑन करना ही होगा, पूरा का पूरा फोकस डालना ही होगा। अच्छा, किस चीज़ पे ध्यान देना है। फोकस के बाद में हमेशा ऑन लगेगा जिस भी चीज़ पे आप फोकस करने वाले हैं। कह रहे सरकारों को फोकस करना होगा इम्प्लीमेंटेशन पे, अमलीकरण पे। और वो कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो जो इफ़ेक्टिव हो, असरदार हो। और किसका, जो एग्जिस्टिंग, जो फ़िलहाल चल रही हैं फूड सिक्योरिटी स्कीम्स का। फूड सिक्योरिटी स्कीम्स मतलब समझ पा रहे हो ना, फूड की सिक्योरिटी मिल रही है, 2 रुपये किलो में अनाज मिल रहा है, 50 पैसे में गेहूँ मिल रहा है, आप खाओ और ज़िंदा रहो। तो ये सरकार हमारी ऐसी स्कीम्स बहुत चलाती हैं। तो अब सारा ध्यान जो चल रही हैं स्कीम्स, उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे दिया जाए, ना कि नई नई स्कीमों को चलाने की कोशिश की जाए। जो चल रही है उनको समेट लो, कहने का मतलब ये। गवर्नमेंट्स आपका सब्जेक्ट है, मस्ट फोकस इसकी वर्ब है। फोकस के बाद में ऑन लगेगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको हल्की बात लग रही है, चलो सर आपने बताया ऑन लगेगा। यही आपका एग्जामिनर SSC के मेंस के एग्ज़ाम में या बैंकिंग के क्लरिकल के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में यहाँ ऐड लगा के देगा, ठीक है। फिर वहाँ पे याद आना चाहिए सर ऑन आता है फोकस के बाद में, ऐट नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी शुरू में तो कोई धमाका नहीं है इसमें, थोड़ा आप आगे जाओगे थोड़ा चैलेंज फील करोगे आर्टिकल पढ़ते हुए। सारी वोकैब इसकी आपको एक साथ दिखा देते हैं अभी, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक शेयर और एक लाइक बिना कहे दे दिया करो। और उसी के साथ में जिन बच्चों को ज़रूरत है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट पासेस की, मैं आप सभी को रेकमेंड करूँगा टेस्टबुक.com। 3 दिनों की सेल है, एक्टिव हो चुकी है। इस सिंगल पास में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में लगभग मिल रहे हैं 70,000 मॉक टेस्ट। 700 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स कवर्ड हैं। SSC, बैंकिंग, रेलवेज़, डिफेंस, जो कॉमन एग्ज़ाम्स हैं सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। इसी पास को आप सेल के दौरान 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ भी ले सकते हैं प्रो वर्जन के अंदर। प्रो वर्जन आपको पता होगा, ये सारे मॉक टेस्ट तो आपको मिलते ही हैं प्रो में, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स के साथ में। पासेस का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। 3 दिनों की सेल है। आपको नॉर्मल पास दिखाएगा 299 का। आप जैसे कूपन इस्तेमाल करेंगे YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 299 से 287। इसी तरीके से प्रो पास आपको 499 का दिखाएगा, लेकिन आप जब कूपन लगाएंगे YT10, योर प्राइस विल गेट रिड्यूस टू 449। अगर पास की ज़रूरत है देन दिस इज़ द राइट टाइम। चलिए आज की वोकैब देखो। इनजेमिनेट से शुरू करेंगे। इनजेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार जेमिनेट करना, और जेमिनेट का मतलब होता है बोलना, ऐसा समझ लो। इनजेमिनेट मतलब किसी चीज़ को बार बार दोहराना। द प्रिजनर इनजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट
फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने इंजेमिनेट कर दिया, दोहरा दिया अपनी रिक्वेस्ट को जो थी रहम के लिए यानी मर्सी के लिए जज साहब के सामने। ठीक है, इंजेमिनेट को रीआइट्रेट करना, एम्फसाइज करना, एको करना या हार्प ऑन करना भी बोलते हैं। रीआइट्रेट एक बहुत ही अच्छा एडवांस वर्ड है, चीज़ों को दोहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्प ऑन जो फ्रेजल वर्ब है ना, कई बार आपको मैंने बताया है, ये वर्ब ज़रूर जो है चीज़ों को रिपीट करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। जब किसी चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो, सामने वाला आपसे चिढ़ने लगे, दैट इज़ कॉल्ड हार्प ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इररिफ्यूटेबल। हर वो चीज़ इररिफ्यूटेबल है जिसको आप रिफ्यूट या डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप मना नहीं कर सकते। जो हो गया सबके सामने है, आप ऐसा नहीं बोल सकते जी ये हुआ ही नहीं, है ना। नाउ डेज CCTV फुटेज इज़ कंसिडर्ड इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द क्राइम। आजकल CCTV फुटेज को माना जाता है मना ना की जा सकने वाली एविडेंस, सबूत किसी भी क्राइम का। CCTV फुटेज आप कोर्ट में लाके प्रोड्यूस कर दो, अपने आप में ही वो आपके लिए एविडेंस बन जाएगा। अब जो चीज़ इनडिस्प्यूटेबल है या इररिफ्यूटेबल है या अनडिनाइबल है, उसको इनकंटेस्टेबल भी बोलते हैं, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल भी बोलते हैं और इनडिस्प्यूटेबल भी बोलते हैं। देखो जी, एक सारे वर्ड हैं सारे के सारे। डिनाई करना, कंटेस्ट करना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, डिस्प्यूट करना, है ना। इन अन लगा के सबको एक दूसरे का सिनोनिम बना सकते हैं आप। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इनडिस्प्यूटेबल, जिस पे कोई डिस्प्यूट की बात ही ना हो। अगला वर्ड है अपना इंट्रोस्पेक्ट। बड़ा आसान वर्ड है ये, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना। सेल्फ एग्जामिनेशन करना, अपने अंदर झांकना, गिरेबान को झांकना, अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करके पॉन्डर करना। एज ईच कंट्री नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन इट्स एक्शंस बिफोर ब्लेमिंग अदर्स फॉर द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। हर कंट्री को ज़रूरत है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, अपना गिरेबान झांक के देखे, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करे अपने एक्शंस पे, इससे पहले कि वो ब्लेम करे दूसरी कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम के लिए। सभी बराबरी से जिम्मेदार हैं। चलिए अगला वर्ड है रेप्लिकेट। क्या होता है रेप्लिकेट? कॉपी करना, डुप्लीकेट करना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से आप किसी और को पढ़ाने लगे, है ना, तो आप मुझे रेप्लिकेट करेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसा करो, आप पढ़ो, पढ़ाओ, आगे जो चीज़ आपको समझ में आती है उस काम को करो। इनफैक्ट जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना ये सेंटेंस, अगर आप ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी आधी अंडरस्टैंडिंग बूस्ट हो जाएगी। ये तरीका होता है चीज़ों को समझने का। तो रेप्लिकेट करना यानी चीज़ों को कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, वैसा का वैसा ही बनाने की कोशिश करना। डेवलपिंग नेशंस स्ट्राइव टू रेप्लिकेट द इंडस्ट्रियल बूम ऑफ द वेस्ट। डेवलपिंग नेशंस जो हैं स्ट्राइव करती हैं, कोशिश करती हैं रेप्लिकेट करने की या कॉपी करने की इंडस्ट्रियल बूम को जो आया था वेस्ट में 17वीं सदी में। तो जो 17वीं सदी में अमेरिका और इंग्लैंड कर रहे थे, आज 21वीं सदी में भारत और बांग्लादेश आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल बूम को हम चेज़ कर रहे हैं। चलिए इसको सिमुलेट करना और रिपीट करना भी बोलते हैं। लास्ट वर्ड है अपना फूल प्रूफ, और बड़ा आसान है ये। प्रूफ क्या होता है? वाटर प्रूफ क्या होता है? जिस पे पानी ना पड़े। अच्छा, बुलेट प्रूफ क्या होता है? जिस पे बुलेट का असर ना हो। फूल प्रूफ क्या होता है? जिस पे कोई बेवकूफ़ या उसकी बेवकूफ़ी का असर ना हो। हर वो चीज़ फूल प्रूफ है जो इतनी मजबूत आपने बना दी है कि वो फॉल्टलेस हो गई है, अनएररिंग हो गई है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। समझ गए ना? अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हो इतने शानदार तरीके से, आपने सिलेबस को 2-3 बार कवर कर लिया है 6 महीने में, 8 महीने में, तो ये फूल प्रूफ स्टडीज़ हैं आपकी। लास्ट मोमेंट पे आप 15 दिन नहीं भी पढ़ पाओगे तो भी एग्ज़ाम के अंदर लगभग तय है आपका सिलेक्शन होना, है ना। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो अपनी तैयारी को। लॉ इज़ नेवर फूल प्रूफ एंड इज़ ऑफन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी फूल प्रूफ नहीं होता, फॉल्टलेस नहीं होता, हमेशा उसमें गलती की गुंजाइश आपको दिखेगी, और यही चीज़ मिसयूज़ की जाती है कुछ बदमाशों के द्वारा, मिसक्रिएंट्स के द्वारा हमारे समाज के। ठीक है, मिसक्रिएंट कौन होते हैं? बदमाश, परपेट्रेटर्स, क्रिमिनल्स। चलिए अब ये वन वर्ड था फूल प्रूफ, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स और बता देता हूँ। फ्लॉलेस, इनफॉलिबल, अनअसेलेबल और इम्पेकेबल। चारों ही वन वर्ड्स हैं, ध्यान कर लेना। इनफॉलिबल जिसमें फॉल करने की या गिरने की गुंजाइश ना हो। गिरना मतलब गलती करना, गलती करते तो गिरते हो ना आप, तो इनफॉलिबल मतलब गिरने की गुंजाइश ना हो। इम्पेकेबल मतलब जो हो परफेक्ट। चलिए अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। भारत में एक एक्ट चलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट आया था 2013 में।
कांग्रेस की सरकार इस एक्ट को लेकर के आई थी और इनफैक्ट इस एक्ट के आने से पहले भी सरकार की नीति ये रही है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। आप 2-2.5 रुपये में सरकारी जो राशन डिपो है उससे 1 किलो अनाज, चाहे गेहूँ चाहे चावल ला सकते हैं। आपकी महीने की लिमिट है, उस लिमिट के अंदर आप खाना ला करके खाना पका के खा सकते हैं। एनएफएस एक्ट में ये कहा गया कि अगर आपका बीपीएल स्कोर 16 से कम है, आप बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो मुफ्त में भी अनाज आपको मिल जाएगा अंत्योदय योजना के अंतर्गत। अब आपको ये समझना है ये अनाज आता कहाँ से है। ये अनाज आता है फार्मर से, किसान से। किसान जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अनाज बेच देता है 8-10-12 रुपये में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अनाज ट्रांसफ़र कर देती है फूड सिक्योरिटी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, जो कि एक सरकारी पीएसयू है, सरकारी उपक्रम है। फूड सिक्योरिटी या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये सारा अनाज जो है स्टेट्स को, राजस्थान को, गुजरात को, यूपी को, महाराष्ट्र को ट्रांसफ़र कर देती है। और स्टेट्स क्या करती हैं, भारत सरकार की जो एनएफएस एक्ट की स्कीम है उसके अंदर 2-2.5 रुपये के अंदर ये अनाज गरीबों को देती हैं और बहुत जो गरीब होगा उसको मुफ्त में भी दे देती हैं। अब ये जो अनाज आ रहा है ना, ये 2 रुपये किलो के हिसाब से आता है। लास्ट ईयर के रेट्स बता रहा हूँ मैं, जब मैं स्कीम को ऑडिट कर रहा था तब की बात आपसे कर रहा हूँ। अब देखो हुआ क्या, ये सब तो चल रहा है स्मूथली। बीच बीच में किसी किसी स्टेट की इच्छा होती है कि वोटर बैंक बड़ा किया जाए या लोगों को वेलफेयर किया जाए, तो वो अपनी खुद की भी स्कीम चला देती हैं कि 5 किलो तो सेंटर की स्कीम से आपको अनाज मिलेगा, 2 किलो हम भी देंगे। अब जो ये स्टेट्स खुद की स्कीम चलाती है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, आप एफसीआई से ना ये 2 रुपये में जो लेते थे 5 या 7 रुपये में ले सकते हो। बाजार से लोगे तो 20 रुपये मिलेगा, स्टेट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। OMSS स्कीम चलाई हुई है सरकार ने कि इस स्कीम में एफसीआई के पास जाओ और जो हम आपको 2 रुपये में देते हैं आप अपनी स्कीम के लिए 5 या 7 रुपये में खरीद लो। अब हुआ क्या, ये स्कीम सरकार बंद कर रही है OMSS की। अब स्टेट्स को बाजार से ही लेना होगा अनाज, जैसे आप और हम लेते हैं। अब हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो सब हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम एक्सपेंड किए जा रहे हैं स्कीम्स को। तो नीड ऑफ द आवर क्या है भारत की, कि स्टेट्स अपने एक्सपांशन को लिमिट करें, मुफ्त में अनाज बांटने की कोशिश और ज़्यादा ना करें, जो चल रहा है उसी को समेटने की कोशिश करें, क्योंकि OMSS अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, भारत सरकार इसको ख़त्म करने पे तुली है। चलिए शुरू करते हैं। टोन है आज की एनालाइजिंग और सजेस्टिंग। एनालिसिस कर रहा है पूरे मामले का और सजेस्ट कर रहा है क्या करना चाहिए। इतना डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को सीखें। हर आम आदमी को पता होना चाहिए कि अनाज कहाँ से आता है, और मैं खुद इन स्कीम्स को, OMSS को लास्ट ईयर ऑडिट कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मुझे है कैसे सब चीज़ें ये काम कर रही हैं। चलिए, कह रहा है द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर्स फेल टू रिजॉल्व द इशू of the discontinuance of rice and wheat sales to states under the open market sales scheme or OMSS। कह रहे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी फूड मिनिस्टर्स की, अब फूड मिनिस्टर तो एक ही होता है, इतने सारे कहाँ से आ गए। फूड मिनिस्टर्स हैं सभी स्टेट्स के, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हैदराबाद, है ना, हर जगह का जो, तेलंगाना का जो फूड मिनिस्टर है इकट्ठा हुआ। कह रहे इनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये फेल रही है, नाकामयाब रही है। और क्या करने में, रिजॉल्व करने में, सोल्यूशन लाने में। और किस चीज़ का भाई, किस चीज़ को रिजॉल्व करना है, इस इश्यू को, इस मुद्दे को जो है डिसकंटिन्यूएंस का। डिसकंटिन्यू मतलब चीज़ों का बंद होना, डिसकंटिन्यूएंस का मतलब है किसी चीज़ के बंद होने का काम, डिसकंटिन्यू होने का काम। तो इस इश्यू को ये रिजॉल्व नहीं कर पाए, और जो इश्यू है बंद हो जाने का, डिसकंटिन्यूएंस का, राइस और वीट की सेल्स का, चावल और गेहूं की बिक्री का, जो की जाती है हमारी स्टेट्स को, हमारे राज्यों को, और किस स्कीम के अंडर की जाती है, OMSS स्कीम के अंडर। बताया ना मैंने, एफसीआई जो है वो 5-7 रुपये में दे देता है सबको। कह रहे जी ये मीटिंग जो है फेल रही इसका सोल्यूशन लाने में। अच्छा, ये कैसे हुआ सारा काम, इन व्यू ऑफ, इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, या इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, और वो चीज़ है सेंटर की रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि केंद्र सरकार की पाबंदियाँ। तो कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं केंद्र सरकार ने, OMSS बंद हो जाएगी। सारे मिनिस्टर मिले कि कुछ रिजोल्यूशन करो, हमारे स्टेट में कैसे लोगों को खाना खिलाएंगे बिना OMSS के, पर कोई रिजोल्यूशन ये निकाल ना पाए। मिनिस्टर्स की वर्ब बन गई फेल्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। डिसकंटिन्यूअस बड़ा ये आसान सा वर्ड है, डिसकंटिन्यू से बना हुआ है। इन व्यू ऑफ मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में, इस परिदृश्य में, या इस चीज़ को देखते हुए। कभी आप इसकी जगह देखोगे इन द लाइट ऑफ, है ना। चलो, कह रहे द मीट वॉज टू डिस्कस टॉपिक्स सच एज एन एक्शन प्लान फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कोर्स ग्रेन्स एंड स्ट्रेंथन फोकस ऑन फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी। कह रहे ये मीटिंग जो थी ना, द मीट वॉज, ये थी डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए टॉपिक्स को,
जैसे कि एक एक्शन प्लान जो होने वाला है प्रोक्योरमेंट का, यानी खरीदी का। प्रोक्योरमेंट क्या होती है? परचेज या खरीदी। और किसकी? कच्चे जो है ग्रेन्स की। ग्रेन्स मतलब अनाज, कोर्स मतलब कच्चा। कोर्स का मतलब लो क्वालिटी भी होता है, इनफैक्ट ये लो क्वालिटी की बात ही यहाँ कर रहा है। तो ये मीट इसीलिए थी कि कहीं से कच्चा लो क्वालिटी का अनाज ले आएँ। और कैसे करें? एक स्ट्रेंथन फोकस के साथ में, एक मजबूत फोकस के साथ में, जो होगा फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे, खाने पीने की और पोषण की सुरक्षा पे। तो इसलिए ये मीट हुई थी कि अनाज कहाँ से लाएं। सेंटर तो मना कर रहा है, गरीबों के लिए नहीं देंगे, देंगे पर सेंटर की स्कीम के लिए देंगे। आप अपनी स्टेट की जो स्कीम चला रहे हो उसके लिए अपने आप लेके आओ। इसलिए मीट थी, मीट की वाव है वॉस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी, कोर्स मतलब कच्चा, अनरिफाइंड या लो क्वालिटी। कह रहे जी, हाउ एवर गिवन द रॉ इन कर्नाटका ओवर द सेंटर्स stringent restrictions on the OMSS, it was expected that there would be a solution. कह रहा है हालांकि, गिवन यानी देखते हुए, गिवन और गिवन दैट, कंसीडरिंग और कंसीडरिंग दैट, इनका मतलब होता है देखते हुए। कह रहा है जी हालांकि गिवन यानी देखते हुए इस रो को, रो क्या होती है भाई? ऊपर दिखा आपने वर्ड कंट्रोवर्सी, यहाँ वर्ड दिखा ना आपने कंट्रोवर्सी, कहाँ गया? कंट्रोवर्सी और रो एक ही बात है, दोनों वर्ड सिमिलर हैं। इसको आप कंट्रोवर्सी बोल दो या फाइट ऑल्टरकेशन भी बोल सकते हो। कह रहे जी देखते हुए इस विवाद को जो आया है कर्नाटका में, और किस चीज़ को लेकर के? सेंटर के स्ट्रिंजेंट यानी कड़े, यानी रिगरस रेस्ट्रिक्शंस को लेकर के, पाबंदियों को लेकर के OMSS स्कीम पे। कह रहे हैं इसको देखते हुए ऐसी सभी को आशा थी, इट वॉज एक्सपेक्टेड, कि कोई ना कोई सोल्यूशन इस मीटिंग से निकलेगा। तो कर्नाटका बहुत अनाज बांटने लग रहा है अपनी स्टेट की स्कीम में, OMSS का यूज़ करके। सेंटर ने खड़े कर दिए हैं हाथ, इसीलिए मीटिंग हुई थी कि बाकी स्टेट के लिए भी हाथ खड़े ना हो जाएं। लेकिन इस मीटिंग से कोई रिजल्ट ना निकल पाया। रो मतलब कंट्रोवर्सी, स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, हार्श, वेरी रिजिड, है ना। इट की वर्ब है वॉज, सॉल्यूशन की वर्ब है वुड बी। सॉल्यूशन की क्या वर्ब है? वुड बी। क्यों आई है इससे पहले वर्ब? क्योंकि देयर से क्लोज शुरू हुआ, और देयर से शुरू होने वाला क्लोज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखता है। और आगे बढ़ो, और क्या हुआ? कह रहा है जी, बट द सेंटर वॉज इन नो मूड टू ओब्लाइज द स्टेट्स विच यूज द OMSS टू कवर अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ देयर फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स। अब कह रहा है सेंटर का क्या कहना है? भाई ये सारी स्टेट्स वाले मिले, इन्होंने डिस्कशन भी किया, कुछ बात बन नहीं पाई। कह रहा है जी सेंटर किसी मूड में नहीं था एक टका भी कि वो ओबलाइज करे। वो ओबलाइज का मतलब होता है किसी को एहसान करना, जो आपसे कोई कुछ मांग रहा हो आप उसको दे दें तो आप उसको ओबलाइज करते हैं। सेंटर बिल्कुल मूड में नहीं था मांगी हुई चीज़ को देने में राज्यों को, या एहसान जो है जताने में राज्यों पे। कह रहा है कि वही राज्य, वही स्टेट्स जो इस्तेमाल करते हैं OMSS स्कीम का, ताकि वो कवर कर सकें एक बहुत ही बड़े पोर्शन का अपनी फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट्स का। तो बताया ना मैंने आपको, OMSS से गुजरात, पंजाब, राजस्थान सब जो हैं 5-7 रुपये में FCI से जो है अपनी स्कीम के लिए अनाज खरीद के लाते हैं। सेंटर की वर्ब है वॉज, ओबलाइज करना, किसी पे एहसान करना, किसी की बात को मान लेना, रख लेना, है ना। विच की वर्ब है यूज़, विच आया है स्टेट्स के लिए, स्टेट्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है। मान लो यहाँ पे स्टेट होता खाली तो विच की वर्ब यूज हो जाता। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं चल रहा। कंसीडरेबल मतलब जो कंसीडर करने लायक हो, जो नोटिसेबल हो, जो नज़रअंदाज ना किया जा सके, जो आकार में बहुत बड़ा हो, सब्सटेंशियल हो, है ना। और आगे बढ़ो, कह रहे जी अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु एंड राजस्थान आस्क्ड दैट द रिस्ट्रिक्शंस बी रिमूव्ड। कह रहे जी कर्नाटका के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है जी? साथ साथ। कह रहे जी कर्नाटका के साथ साथ, कर्नाटका तो खूब अनाज बांटने लग रहा है, कर्नाटका तो सबसे आगे था। कह रहे जी जो विक्टिम है इस पूरे डिसीजन का कर्नाटका, उसके साथ साथ तमिलनाडु, राजस्थान ने भी ऐसा कहा, ऐसा आस किया कि रिस्ट्रिक्शंस बी रिमूव्ड, रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को हटा दिया जाए। समझ गए? तमिलनाडु, राजस्थान दोनों की वर्ब है आस्क्ड, रिस्ट्रिक्शंस की वर्ब है बी रिमूव्ड। इस सेंटेंस में 2 ग्रामर रूल है, एक नहीं 2, दोनों करवाऊंगा। पहले ये पूरा अपने करते हैं पैराग्राफ, इसी पे आऊँगा, दोनों रूल्स अपने समझेंगे, ठीक है, अच्छे रूल्स हैं। चलो आगे बढ़ो। अब इन स्टेट्स ने बहुत मांगा सेंटर से कि भाई दे दो OMSS को चला दो, सेंटर नहीं माना। आगे क्या हुआ? कह रहा है रिजेक्टिंग द प्ली यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल रीआइटरेटेड द सेंटर्स पोजीशन ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज आउटसाइड द स्कोप ऑफ
NFSA या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना। कह रहा है जी रिजेक्ट करते हुए प्ली को, रिजेक्ट करना मतलब खारिज करना, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। ये प्ली है, ये ई है जो ना, इसके पीछे इसको बोलते नहीं है, प्ली आ मत बोला करो, ये प्ली है। कह रहा है जी खारिज करते हुए रिक्वेस्ट को इन सभी राज्यों की। अब जो यूनियन का फूड मिनिस्टर है, भाई राज्यों के फूड मिनिस्टर तो मीटिंग कर रहे थे, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहब हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने फिर से दोहरा दिया, रीआइट्रेट कर दिया, इंजेमिनेट कर दिया, रिपीट कर दिया सेंटर की उस पोजीशन को इस पूरे मामले को लेकर के। और पोजीशन क्या है सेंटर की? सेंटर की पोजीशन है टेक केयर करने की, ध्यान रखने की, इंटरेस्ट को यानी भलाई को उन लोगों की दोस्त जो आउटसाइड हैं, बाहर हैं दायरे के NFS एक्ट के या NFSA के। आपको मैंने समझाया था ना, NFS एक्ट लगा रखा है 2013 से, सबको मुफ्त अनाज मिलेगा, दे सकते हो तो 2 रुपये दे दो, नहीं दे सकते तो मुफ्त में खा लो। तो सेंटर का यही कहना है कि अब ये जो मुफ्त में खा लो, मुफ्त में खिला दो, ये तो ठीक है, इसके अलावा जो लोग खरीद के खाते हैं बाज़ार से 20-25 रुपये में, हमें उनकी भलाई को देखना है, इसलिए हम आपको अनाज नहीं दे रहे। ये अनाज हम बाज़ार में डालेंगे ताकि अनाज सस्ता हो सके, मिडिल क्लास जो है 20-25 रुपये में अनाज ना खरीदे। तो ये यूनियन मिनिस्टर का कहना था, उन्होंने रीआइट्रेट किया सेंटर की पोजीशन को। चलो, रीआइट्रेट करना आप समझते हैं, रीस्टेट करना, रिपीट करना। और आगे बढ़ो। कह रहे जी दो इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल दैट ही हैज़ टू लुक आफ्टर द नॉन NFSA कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज। कह रहा है हालांकि ये चीज़ इनडिस्प्यूटेबल है, अनडिनाइबल है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल या इनकंटेस्टेबल है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और किस चीज़ पे? दैट ये कि इस बंदे को, पीयूष गोयल को, ही को हैज़ टू, ये काम करना ही पड़ता है। और जो है लुक आफ्टर करने का, यानी कि ख्याल रखने का। लुक आफ्टर करना, टेक केयर करना एक ही बात है, किसी का ख्याल रखना। तो इस बात पे कोई सवाल नहीं है कि पीयूष गोयल साहब को ख्याल रखना है, लुक आफ्टर करना है उस कैटेगरी ऑफ बेनिफिशरीज़ को, उस कैटेगरी के लोगों को जो NFS एक्ट में नहीं आते, जो BPL नहीं है, जो खरीद के अनाज को खाते हैं। कह रहे हैं हम इस बात को मानते हैं। हुआ क्या? हुआ ये, अब कोमा लगा के बता रहा है। द स्टेट्स प्ली टू कंसीडर्स द नीड्स ऑफ सेक्शंस ऑफ नॉन NFS पॉपुलेशन। कह रहे हैं जी जो स्टेट्स की जो प्ली हैं, स्टेट्स की जो रिक्वेस्ट हैं, वो भी तो कंसीडर करती हैं। और किसको? उन ज़रूरतों को जो एक कई सेक्शंस की हैं नॉन NFS पॉपुलेशन के, ऐसी आबादी के जो NFS एक्ट में मुफ्त में अनाज नहीं ले रही। तो पीयूष गोयल साहब को देखना है मिडिल क्लास को, तो ज़रूर देखना होगा, लेकिन स्टेट्स जो कह रही हैं उसमें भी मिडिल क्लास का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। कह रहे हैं जी ऐसा क्यों है? एज दोज कवर्ड अंडर द एक्ट गेट देयर एंटाइटलमेंट्स अंडर द सेंटर्स मंथली एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। कह रहे हैं क्योंकि वो लोग जो कवर्ड हैं NFS एक्ट के नीचे, वो अपनी एंटाइटलमेंट को गेट करते हैं। एंटाइटलमेंट मतलब जिस चीज़ के आपके राइट्स हैं, 5 किलो अनाज पर पर्सन पर महीना। तो कह रहा है वो लोग जो NFS एक्ट के नीचे आते हैं, BPL वाले हैं, कह रहा है जी वो गेट करते हैं अपने राशन के कोटे को, एंटाइटलमेंट को, सेंटर के द्वारा किए हुए ही मंथली एलोकेशन से, जो है फूड ग्रेन्स का। वो बताया ना आपको, मंथली एलोकेशन 2 रुपये वाला, सबसे सस्ता वाला। तो कह रहे हैं जी गरीबों के लिए तो सेंटर दे रहा है पहले से ही। स्टेट जो कह रही हैं उसमें मिडिल क्लास का भी कुछ फ़ायदा है, लेकिन सेंटर को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इट की वर्ब है इज, ही की वर्ब है ही की वर्ब है हैज़, प्ली की वर्ब है कंसीडर्स। प्ली का मतलब होता है जी रिक्वेस्ट, है ना। दोज आया उन लोगों के लिए जो, समझ गए ना, BPL परिवार हैं, उनकी वर्ब है गेट। एंटाइटलमेंट का मतलब होता है आप जिस चीज़ के हकदार हैं, आपकी हकदारी, आपका राइट, आपका राशन का कोटा, आपका एंटाइटलमेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ और देखने वाला है क्या इसमें? कुछ बताने वाला था मैं आपको। हाँ, इनडिस्प्यूटेबल देख लेना, जिसको डिस्प्यूट ना किया जा सके या जिस मामले में कोई सवाल ना उठाया जा सके ना, इनडिस्प्यूटेबल। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं, एक सेकेंड ना। चलो, लुक आफ्टर करना क्या होता है जी? किसी की देखभाल करना, किसी का ख्याल रखना, है ना। लुक आफ्टर करना, टेक केयर ऑफ करना। अब लुक से 1 2 3 5 फ्रेजल वर्ब्स और बनती है। मैं आप सभी को इनकरेज करूँगा, काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो और सिंपल सी फ्रेजल वर्ब्स हैं, क्लास को पॉज करो और कमेंट्स में डालो। लिखोगे, सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, ऐसे ही वो कैब याद होती है। लुक अप, लुक इनटू, लुक आफ्टर तो हो गया, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। 2 बची, लुक अप टू और लुक डाउन अपॉन। बाकी की 4 के क्या मीनिंग होते हैं, अपनी ट्राई दे लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो, लुकअप करना यानी ऊपर देखना, बिल लुक किया ऊपर, आसमान की तरफ देखा, ये तो इसका लिटरल मीनिंग है। फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग इसका ये है
सर्च करना किसी चीज़ को, सर्च समथिंग। अगर मैं आपसे, आप मुझे बोलो सर इसका क्या मीनिंग है एंटाइटलमेंट का, तो मैं बोलूँगा लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। इस वर्ड को लुकअप करो एक डिक्शनरी में, इस वर्ड को ढूंढो, सर्च करो एक डिक्शनरी में, ठीक है, शब्दकोश में। तो लुकअप करना, ढूंढना। लुक इनटू करना, किसी चीज़ के अंदर घुसना, अंदर घुस के इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, तो लुक इनटू यानी इन्वेस्टिगेट। लुक अप टू करना, अब देखो ये है लुकअप, ये है लुक अप टू। लुकअप टू करने का मतलब होता है किसी आदमी की तरफ रिस्पेक्टफुल जो है तरीके से देखना, या किसी को अपना रोल मॉडल बना लेना। जैसे यू लुक अप टू योर फादर्स, योर फादर, योर पेरेंट्स, है ना, योर फैमिली, या समबडी इन फैमिली जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो पब्लिक फिगर हो, कोई सुपरस्टार हो, कोई बिजनेसमैन हो। तो लुक अप टू करने का मतलब टू हैव रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग। और इसको याद रखने का ये तरीका है जी, आप उसको अपने से बड़ा मानते हो इसलिए उसकी तरफ लुक अप टू करते हो। आपसे ऊंचा है, आपसे बड़ा है, आपसे कद में हर चीज़ से आप बड़ा मानते हो, इसलिए आप अप कर रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो। बिल्कुल उल्टा है लुक डाउन अपॉन करना, किसी को नीचे की तरफ देखना या नीची निगाहों से देखना, बिल्कुल उल्टा है इसका, ठीक है। इसमें आप नीची निगाहें करके किसी की तरफ देखते हो, किसी आदमी को छोटा मानते हो। टू हैव डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। याद रहेंगी चारों, यही तरीका है वोकैब याद करने का। चलो और आगे बढ़ो। आगे कह रहा है जी, बिसाइड्स इफ स्टेट्स आर फोर्स टू टैप द ओपन मार्केट, राइस एंड व्हीट प्राइसेस आर बाउंड टू गो अप। कह रहा है जी साथ ही साथ इस चीज़ के, अगर स्टेट्स को फोर्स किया जाता है, राज्यों को दबाव डाला जाता है कि वो टैप करें, वो फ़ायदा लें, यूटिलाइज़ करें ओपन मार्केट का, जाके 20 रुपये में अनाज खरीदें बाज़ार से, तो फिर गेहूं और चावल जो है ना, इनके प्राइसेस जो हैं बाउंड हैं, इनके प्राइसेस जो हैं डेस्टाइंड हैं, डेफिनिट हैं, पक्के हैं, बंधे हुए हैं इस काम को करने के लिए, बाउंड हैं। और क्या करने को, गो अप करने को यानी बढ़ने को। तो सेंटर मना कर देगा, स्टेट बाज़ार से खरीदेंगी, बाज़ार में कमी हो जाएगी, 20 रुपये का गेहूँ 40 रुपये में बिकने लगेगा। स्टेट्स की वर्ब है आर फोर्स्ड, प्राइसेस की वर्ब है आर। बाउंड का मतलब है किसी काम को करने के लिए बाउंड यानी बंधा हुआ होना, डेफिनिट होना। टैप वर्ड का मतलब आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, किसी सोर्स को जो है ना यूज़ करना। कह रहे दिस विल डिफीट द सेंटर्स ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वांटिटी सोल्ड थ्रू OMSS। अब कह रहा अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ डिफीट कर देगी, हरा देगी सेंटर के ऑब्जेक्टिव को, सेंटर की सारी मंशाओं पे पानी फेर देगी अगर ये हो गया, बाजार में रेट बढ़ गया तो। कह रहा और ये सारी मंशाएं किस चीज़ के पीछे हैं, ऑब्जेक्टिव किस चीज़ के पीछे हैं, जो हैं इन सभी रिस्ट्रिक्शंस के पीछे, जो उस क्वांटिटी पे हैं जो OMSS के थ्रू बेची जाती है। सेंटर कह रहा है जी गरीबों को खूब खिला लिया, खूब आपको अनाज दे रहे हैं हम, अब हम जो OMSS में देते थे आपको नहीं देंगे, हम देंगे बाज़ार में 20 रुपये किलो पे, 18 रुपये किलो पे, जिससे बाज़ार में खूब गेहूँ हो जाए और गेहूँ के दाम कम हो जाए, मिडिल क्लास जो है उसको भी गेहूँ सस्ता मिले। कह रहा है जी अगर दाम बढ़ गए ना तो फिर सेंटर की सब मंशाओं पे पानी ही फिर जाएगा। अब ये मंशाएं वही हैं, दैट इज़ कीपिंग प्राइस अंडर कंट्रोल, प्राइस को अंडर कंट्रोल रखना। दिस की वर्ब है विल डिफीट। चलो और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहा है फाइंडिंग मिडिल ग्राउंड वुड हैव एड्रेस्ड एवरी वंस कंसर्न एटलीस्ट पार्शली। कह रहे जी मिडिल ग्राउंड को फाइंड करना, बीच के रास्ते को फाइंड करना। मिडिल ग्राउंड क्या होता है भाई, तू यहाँ आ जा, यहाँ से यहाँ आ जा, मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, दोनों थोड़ा थोड़ा चलेंगे, अपना जो है सोल्यूशन निकल आएगा। कह रहे जी ऐसा मिडिल ग्राउंड जो है, मध्यम मार्ग को ढूंढना, अगर ये काम हो जाता ना तो ये काम एड्रेस कर देता, संबोधित कर देता हर आदमी की चिंताओं को, सेंटर और स्टेट्स की, कम से कम आधा आधा यानी कि पार्शली। फाइंडिंग आपका जीरेंड है, वर्ब की ING फॉर्म, सब्जेक्ट आई है, वर्ब है इसकी वुड हैव एड्रेस्ड। वुड हैव एड्रेस्ड, एड्रेस कर दिया होता। शुड हैव एड्रेस्ड, एड्रेस कर देना चाहिए था। कुड हैव एड्रेस्ड, एड्रेस किया जा सकता था। थर्ड कंडीशनल लग रहा है भाई, बेसिक्स कर लेना अपने जा करके। वुड हैव V3, शुड हैव V3, कुड हैव V3, मीनिंग निकालना सीखो इनका, राइटिंग में ये आपकी रीडिंग में खूब आएंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, उससे पहले ग्रामर के रूल देखेंगे फटाफट से, बड़े अच्छे रूल हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स दोनों का मतलब है साथ ही साथ, ठीक है। साथ ही साथ दोनों का मतलब है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है साथ ही साथ। भाई राम तो है ही, साथ ही साथ मोहन भी है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है ना, दो चीज़ें एक साथ आ रही हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम का एक और मीनिंग भी है, और वो है इसे छोड़ करके, और ये शुरू होता है नेगेटिव सेंस में। इसे छोड़ करके मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, इसे छोड़ करके मैंने इस साल कोई मूवी नहीं देखी, इसे छोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
नेगेटिव सेंस में जब आएगा तो अपार्ट फ्रॉम वहाँ भी फिट हो जाता है, लेकिन बिसाइड्स बेचारा वहाँ फिट नहीं हो पाता। तो इन दोनों को आपस में यूज़ नहीं कर सकते हैं हर जगह पे। जब पॉजिटिव सेंस होगा तब दोनों यूज़ हो जाएंगे, नेगेटिव सेंस होगा तब बिसाइड्स यूज़ ना हो पाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने आसान देसी भाषा में समझ लिया है, अब लगा के देखो क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स टेस्ला, नो अदर या नो कार कंपनी, अदर भी लिख सकते हैं, नो अदर कार कंपनी प्रोड्यूसेस सेल्फ ड्रिवन इलेक्ट्रिक कार्स। छोड़ करके टेस्ला को कोई भी कार कंपनी जो दूसरी है वो सेल्फ ड्रिवन इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बनाती। नेगेटिव फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बताओ भाई। नो लग गया, नेगेटिव फीलिंग आ गई। नो की जगह पे यहाँ पे वेरी फ्यू भी लिखा हो सकता था। वेरी फ्यू का मतलब होता है जी ना के बराबर, गिना या ना गिना तो एक ही बात है ना, वेरी फ्यू। तो जब नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो इस केस में बिसाइड्स का कोई काम नहीं है, आप लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम टेस्ला। दूसरा वाला सेंटेंस देखो, देयर आर सेवरल चाइनीज़ कार मैन्युफैक्चरर्स अपार्ट फ्रॉम या बिसाइड्स टेस्ला दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक कार्स। बहुत सारे चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं कारों के, टेस्ला के साथ ही साथ या टेस्ला को छोड़ करके, जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स को। अब बताओ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव आ रही है? भाई टेस्ला तो है ही, और भी कहीं है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। इस केस में दोनों लगा लो, दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो जब आपके पास नेगेटिव फीलिंग आ रही हो उस केस में बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, अपार्ट फ्रॉम लगाना है, दैट इज़ द मैसेज। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। चलो अब इससे भी प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, दोनों समझ में आ जाए ना कॉन्सेप्ट तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, साहब दोनों समझ में आ गए। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है ये है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड का, जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं PSM। और ये क्या होता है जी? ये एक ऐसा मूड होता है जो सेंटेंस में ऑर्डर, विश या कमांड की बात करता है। ऐसा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, मैच जीत जाए इंडिया, है ना, मैं अमीर बन जाऊं, या गवर्नमेंट कुछ ऐसा ऑर्डर कमांड कर दे, भाई घर से बाहर मत निकलना, लॉकडाउन लगा हुआ है। कोर्ट कुछ ऑर्डर कर दे कि इतने पेनल्टी लगेगी, इतनी पेनल्टी आपको जमा करानी है। तो जब भी कहीं से आपको ऑर्डर, विश या कमांड मिले, वहाँ पे PSM को आपको ट्रिगर करवाना है। और ट्रिगर करवाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? आपको वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और कब करना है ये? जब मेन क्लॉज में ऑर्डर, विश या कमांड हो और साथ में कंजंक्शन लगी हो, स्पेशली दैट, और फिर उसके बाद वाले क्लॉज में कोई, समझ गए ना, क्या कमांड है क्या ऑर्डर है वो बताया गया हो। तो जो एक्चुअल में ऑर्डर कमांड हो उसको बेस फॉर्म से बताना है। अब ये तो होगी जी टेक्निकल बातें, अब देसी भाषा में सीखेंगे इसी फॉर्मूला को लगा के। ऑल फैंस प्रेड दैट द टीम शुड या विल विन द फाइनल्स। सभी फैंस ने प्रे किया, प्रे किया मतलब विश आ गई, ऑर्डर विश कमांड के ऊपर PSM लगता है, प्रे के बाद में दैट नाम की कंजंक्शन भी आ गई। अब मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर फुलफिल हो गया, फाइनल हो गया। यहाँ पे मेन क्लोज में ऑर्डर विश मिल गई, कंजंक्शन मिल गई दैट। अब यहाँ पे PSM को ट्रिगर कर दो। तो अब यहाँ लिखोगे टीम शुड या विल विन नहीं, आपको लिखना है टीम विन द फाइनल्स। अजीब सा लग रहा है ना, टीम विन द फाइनल्स, बेस फॉर्म है वर्ब की, इसका नाम है PSM, प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड। ठीक है, चलो एक और सेंटेंस बनाओ। द प्रिजनर प्लेड बिफोर द जज दैट ही मे बी अलाउड टू मीट हिज फैमिली। प्रिजनर ने प्लेड किया, जो आपने अभी वर्ड देखा था ना, प्ली, फरियाद करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, उसी प्ली की वर्ब फॉर्म है और उसको हमने सेकंड फॉर्म में यूज़ किया प्लेड बना के। तो प्रिजनर ने, कैदी ने गुहार लगाई जज साहब के सामने कि उसको अलाउ किया जाए अपने परिवार से मिलने के लिए। गुहार लगाई गई है, प्लेड आ गया है, रिक्वेस्ट आ गई है, दैट लग गया है, PSM की स्ट्रक्चर फाइनल हो गई है। अब इस क्लोज के अंदर बेस फॉर्म का इस्तेमाल कर दो। लेकिन बेस फॉर्म कैसे इस्तेमाल करें? ये क्लोज तो जो है पैसिव में है, तो क्या करना है, आप यहाँ से मे को निकाल दो। ये बी जो है वर्ब की बेस फॉर्म ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगी हुई है, पैसिव अपने आप बन जाएगा। बी वर्ब की बेस फॉर्म है ना, और बेस फॉर्म प्लस में V3 पैसिव बन गया। तो दैट ही बी अलाउड टू मीट हिज फैमिली। क्लियर है इतना मामला? चलो अब तीसरा वाला सब खुद करके बताओ मुझे। द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द कंप्लेनेंट विल हैव टू अपीयर बिफोर द जज। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कंप्लेनेंट जो है, शिकायतकर्ता जो है, उसको जज के सामने अपीयर होना होगा। वर्ब को सही करके PSM बनाओ, कमेंट्स में डालो, कमेंट्स में ही आपका हिसाब कर देंगे। बढ़े आगे, सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, जितनी एनर्जी और टाइम होती है उतने रिप्लाई कर देता हूँ, इसलिए लिखा ज़रूर करो, कम से कम मुझे पढ़ा दिया करो। आगे कह रहा है द कंट्रोवर्सी over the OMSS should have sent out
द मैसेज टू स्टेट्स दैट इट वुड नॉट बी वाइज टू रिलाई ऑन द सेंटर और इट्स एजेंसीज। कह रहे जो कंट्रोवर्सी हुई है OMSS के ऊपर, इसको भेज देना चाहिए था। बताया ना ऊपर, वुड हैव एड्रेस किया होता, शुड हैव एड्रेस करना चाहिए था, और यहाँ देखो शुड हैव सेंट, इसको भेज देना चाहिए था। तो इस कंट्रोवर्सी को अभी तक भेज देना चाहिए था, इस मैसेज को, इस संदेशे को सभी राज्यों को भारत के, कि ये वाइज नहीं होगा, ये बुद्धिमानी नहीं होगी, इट वुड नॉट बी वाइज कि वो रिलाई ऑन करें, डिपेंड ऑन करें सेंटर पे या उसकी एजेंसीज पे, प्राइमरली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे। और कब रिलाई ऑन, तब नहीं करना व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग स्टेट स्कीम्स इन द फूड सेक्टर। व्हेन इट कम्स टू, जब बात होती है अमल में लाने की, इम्प्लीमेंट करने की स्टेट की खुद की स्कीमों को फूड के सेक्टर में। समझ गए ना? तो कहानी आपको बताई थी, वही कहानी का एक सेंटेंस इसने लिख दिया। स्टेट को अपनी स्कीम चलानी है, अपना अनाज खुद से जुगाड़े, सेंटर पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोवर्सी की वर्ब है शुड हैव सेंट, इट की वर्ब है वुड नॉट बी। व्हेन इट कम्स टू मतलब जब बात हो, जब बात हो, व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू अपने बाद हमेशा नाउन या वर्ब के ING फॉर्म लेगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग लगा हुआ है, इसलिए समझ गए ना, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू में टू जो है प्रेपोजिशन है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुका है, टू कब प्रेपोजिशन बनेगी, कब इन्फिनेटिव बनेगी। इस संडे को एक ग्रामर क्लास करेंगे 10 मिनट की, जिसमें आपको यही सिखाऊंगा मैं, टू के बाद में आपको कैसे डिसाइड करना है क्या लगेगा। ठीक है, संडे को क्लास मिलेगी। कह रहा है जी, दे मस्ट आइडेंटिफाई देयर ऑन सोर्सेज एंड इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा अपने खुद के सोर्सेज को, अनाज कहाँ से वो लाएंगे, और ये करना होगा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, सस्ता अनाज लाने के सोर्सेज भी ढूंढने हैं और सस्ते अनाज के भी लाने के ढूंढने हैं। दे आया स्टेट्स के लिए, वर्ब है मस्ट आइडेंटिफाई। कह रहा है आफ्टर द यू टर्न बाय द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और FCI इन प्रोवाइडिंग एडिशनल फूड ग्रेन्स फॉर द अन्न भाग्य 2.0 प्रोग्राम, द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका could not find an equivalent supplier, cost being a key reason। कह रहा है जी, जब यू टर्न मार दिया, जब पलट गया, और कौन पलट गया? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है FCI, और किस काम में भाई? प्रोवाइड करने में और अलग से अनाज को, और किसके लिए? कर्नाटका की एक स्कीम के लिए, अन्न भाग्य 2.0 मतलब सेकंड वर्जन है इसका। कह रहा है जब इसने मना बोल दिया FCI ने, हम ना देंगे अनाज, यू टर्न मार दी, तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटका में, वो ढूंढ ही ना पाई, फाइंड ना कर पाई एक इक्विवेलेंट सप्लायर को, सरकार के जैसे या FCI के बराबर के इक्वल लेवल के सप्लायर को। और कैसे ना ढूंढ पाई? कोस्ट के होने की वजह से एक महत्वपूर्ण कारण। तो इतना सस्ता FCI जैसा अनाज जो है कर्नाटका को कहीं और मिल ही ना पाया। गवर्नमेंट की वर्ब है इन कर्नाटका की, कुड नॉट फाइंड। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल स्टेटस का, बराबरी का, आइडेंटिकल या अलाइक। कुछ और देखने वाला है इसमें नहीं है ना। यू टर्न क्या होता है? पासा पलट जाना, अचानक से पलटी मार लेना, रिवर्सल मार लेना। 2 साल पहले सेंटर ने बोला था कि दे देंगे अनाज, अब सेंटर ने बोला हम तो नहीं देंगे, है ना, तो ये यू टर्न मारा है। चलो, कह रहा है जी स्टेट्स शुड इंट्रोस्पेक्ट वेदर इट इज़ फीजिबल टू डबल द साइज ऑफ एंटाइटलमेंट्स। कह रहा है स्टेट्स को भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, गिरेबान झांक के देखना होगा अपने अंदर, और किस चीज़ पे? हाँ या ना, ये चीज़ फिजिबल है या नहीं। फिजिबल मतलब सही और टिकाऊ, जो सही भी हो और लंबे आगे चल भी सके। तो ये चीज़ सही और टिकाऊ है या नहीं कि हम डबल कर दें, दुगना कर दें राशन की एंटाइटलमेंट के साइज़ को। कह रहा है एज कर्नाटका हैड सॉट टू फ्रॉम 5 kg टू 10 kg। कह रहा है जैसा कर्नाटका ने सॉट भी किया था करने को, कोशिश भी की थी करने को, कर्नाटका हैड सॉट टू 5 किलो से 10 किलो। तो ये था भाग्य 2.0। पहले 5 देते थे 1.0 में, अब 10 देंगे, पर सेंटर ने तो मना बोल दिया, देगा नहीं सेंटर तो। स्टेट्स की वर्ब है शुड इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट करना, गिरेबान को झांक कर देखना अपने अंदर। इसी से एक वर्ड बनता है रेट्रोस्पेक्ट। स्पेक्ट मतलब देखना, इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना, रेट्रो मतलब पास्ट। तो क्या बन गया रेट्रोस्पेक्ट? पास्ट को एनालाइज करना, पास्ट इवेंट्स को समझ गए ना, अपने हिसाब से उनका विश्लेषण करना कि ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। टू रिमेंबर और एनालाइज द पास्ट। रिमेंबर एंड एनालाइज द पास्ट। क्योंकि जब भी आप पास्ट को रिमेंबर करते हो ना, आप हमेशा उसको एनालाइज कर रहे होते हो, ये हो जाता, ये कर देता, ये समझ गए ना। इस तरीके से इस वर्ड को याद रखना है। चलो, आज की वोकैब काफ़ी हैवी हो गई है ना। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जी
फ्रॉम टू साथ में चलते हैं, फ्रॉम से टू पूरी रेंज आपको बताई गई है। कह रहे जी दो कर्नाटका हैज़ फाउंड अ वे आउट। कह रहे हैं हालांकि कर्नाटका ने ढूंढ लिया है एक बाहर निकलने के रास्ते को, एक स्केप रूट को, वे आउट को। वे आउट क्या होता है जी? फंस गए हो, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। और क्या है? डैश से डैश के बीच में वो वे आउट बताया हुआ है। इट विल नाउ ट्रांसफ़र कैश फॉर द प्रपोज एडिशनल क्वांटिटी। अब ये कैश को ट्रांसफ़र कर देगा उस एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अनाज के लिए जो प्रपोज्ड है। तो 5 किलो तो मिलेगा ही, बाकी का जो 5 किलो दे ना पाएंगे उसकी जगह पैसा दे देंगे 2 रुपये 5 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये इसने रास्ता जो है खोजा है। कह रहा है हालांकि रास्ता खोज लिया, दिक्कत क्या है? द एपिसोड ब्रिंग्स इनटू फोकस इट्स इल प्लान्ड अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट इन द एरिया ऑफ फूड सिक्योरिटी अ स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कह रहा है ये पूरा एपिसोड जो है ब्रिंग इनटू फोकस करता है, फोकस में लाता है कर्नाटका के गलत तरीके से प्लान किए हुए अटेम्प्ट को, कोशिश को, इल प्लान्ड अटेम्प्ट को, जो है कॉपी करने का, रेप्लिकेट करने का। और कहाँ पे? फूड सिक्योरिटी के एरिया में एक स्कीम को जो केंद्र सरकार चलाती है। और कह रहा है कौन सी स्कीम? विच हैज़ अ बिगर रिसोर्स बेस, जिसका रिसोर्स बेस बहुत बड़ा है। ये वो सरकार है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो सरकार ने अंत्योदय योजना में शायद अनाज को डबल किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कर्नाटका ने सोचा हम भी हीरो बन जाते हैं, हम भी कर देते हैं, गवर्नमेंट को लगा होगा वहाँ की कांग्रेस वाली। तो ये इनका बहुत ख़राब मूव था, बड़ा गलत कोशिश थी। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पैसे वाली है, वो जो चाहे कर सकती है, कर्नाटका के पास इतना पैसा नहीं होगा। चलिए, कर्नाटका की वर्ब है हैज़ फाउंड, इट की वर्ब है विल ट्रांसफ़र, इट आया ऑफ कोर्स कर्नाटका के लिए। एपिसोड की वर्ब है ब्रिंग्स, ब्रिंग इनटू फोकस, किसी चीज़ को सबके सामने लाना। इल प्लान मतलब गलत तरीके से बनाई गई कोई चीज़। इल यहाँ पे एडवर्ब है, प्लान यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। एडवर्ब प्लस में एडजेक्टिव का कॉम्बो बना हुआ है। रेप्लिकेट करना, सिमुलेट करना, कॉपी करना, किसी चीज़ को दोहराने की कोशिश करना। चलो, विच आया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वर्ब है इसकी हैज़। कह रहे जी विद मिस्टर गोयल साउंडिंग क्वेश्चन ऑन द अल निनो फैक्टर इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। कह रहे जी सेंटर के फूड मिनिस्टर के, मिस्टर गोयल के, साउंड करने के साथ ही क्वेश्चन को, साउंड का मतलब है ज़ोर ज़ोर से बजाना, और क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी या नसीहत। तो मिस्टर गोयल साहब के नसीहत के बजर बजाने के साथ ही, नसीहत का भोंपू बजाने के साथ ही, और किस चीज़ पे ये नसीहत दी है इन्होंने? अल निनो फैक्टर पे, और जो लगेगा फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में और उसकी खरीदी में। कह रहा है जी इनके डराने के साथ ही हुआ क्या? हुआ ये, द स्टेट एंड सेंटर्स शुड फोकस मोर ऑन मेकिंग द PDS और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूल प्रूफ। स्टेट और सेंटर को अब ज़्यादा फोकस ये करना चाहिए कि वो PDS को, या राशन के डिपो की दुकान का जो सिस्टम है ना, इसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो राशन के बांटने का जो सिस्टम है उसको फूल प्रूफ बनाएं, उसमें गलती की गुंजाइश को ख़त्म करें। और बजाय किसके? देन ऑन एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग स्कीम, बजाय एक्सपेंड करने के और फैलाने के रायते को, एग्जिस्टिंग स्कीम्स को और ज़्यादा बड़ा करने के। समझ गए ना? तो आगे और मुश्किल हो जाएगा, अल नीनो आ गया तो सारा फोकस अब यही हो कि जो दे रहे हैं ना वही प्यार से दे दें, बिना देरी के। नया कुछ देने की कोशिश ऐसे जो पैतरे ना करें। सेंटर स्टेट की वर्ब है, सेंटर स्टेट्स की वर्ब है शुड फोकस। फूल प्रूफ, जो जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, इम्पैकेबल हो, परफेक्ट हो, इनफॉलिबल हो, है ना। चलो, वन वर्ड है, सारे इसके सिनोनिम आप देख चुके हैं। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है अगर वो सच्ची निकल आई तो वो कमज़ोर बना देगी सेंटर की उस जस्टिफिकेशन को जो है OMSS को बंद करने का? चारों में से कौन सी चीज़ ऐसी है अगर वो सच्ची निकल आए तो आज ही सेंटर के सारे बहाने ख़त्म हो जाएं OMSS को ख़त्म करने के? मैं हिंदी कर देता हूँ, इनकी दिमाग आपको चलाना है। बैंकिंग या SSC मेंस लेवल का क्वेश्चन है, CGL का। अगर ये हो जाए कि सेंटर का जो मंथली एलोकेशन है फूड ग्रेन्स का, जो ऑलरेडी वो BPL वालों के लिए देता है, वो सभी के सभी नॉन BPL वालों को भी खाना खिलाने के लिए काफ़ी हो। या फिर स्टेट्स आइडेंटिफाई कर लें ऑल्टरनेटिव सोर्स को जो कॉस्ट इफेक्टिव है राइस और व्हीट को खरीदने का। या फिर ये हो जाए कि OMSS जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए गेहूं और चावल के प्राइसेस को कंट्रोल में करने में, बाज़ार के अंदर प्राइसेस को कम करवा दे। और या फिर ये हो जाए सेंटर का जो पाबंदी है OMSS पे, उससे एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आ जाए फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी में बाज़ार के अंदर। या इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है, डिक्रीज़ कर देता हूँ। थोड़ा दिमाग चलाना है। इनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट है उसके सच होते ही सेंटर के पास ये बहाना ख़त्म हो जाएगा कि मुझे मिडिल क्लास के लिए अनाज बचाना है। चलो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, हिंट भी डाल दूंगा, वहाँ से मैच कर लेना।
कमेंट सेक्शन में आंसर रखे हैं ना, पहले अपना दिमाग चलाओ। आ जाओ सेकंड पे। कौन सा लेसन जो है स्टेट्स को सीख लेना चाहिए इस पूरी कंट्रोवर्सी से जो OMSS के चारों तरफ बनी हुई है? चारों में से कौन सा सबक स्टेट्स को मिल जाना चाहिए? तो ये तो आप खुद ही कर दोगे है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। करो और कमेंट सेक्शन में आंसर जो मैंने डाला है उससे मैच करो। हार्पोन का मीनिंग पूछा है आपसे, सेंस भी बताना नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सा बनता है हार्पोन का। चौथे में पूछा है जी ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, उसके लिए क्या वन वर्ड होगा? 5 में से कोई भी एक लिख दो, आंसर बना देंगे। 5वें में आपसे पूछा रेट्रोस्पेक्ट का क्या मीनिंग है? अपने गिरेबान में झांकना, लोगों के गिरेबान में झांकना, पास्ट में देखना, या फिर फ्यूचर को एनालाइज करना। फ्रेजल वर्ब पूछी है, किसी की तरफ तुच्छ निगाहों से देखने को क्या कहते हैं? डिसरिस्पेक्टफुल जो है अपने एटीट्यूड को दिखाने को क्या कहते हैं? तो लुक से बनने वाली एक जो फ्रेजल वर्ब है बता ही देता हूँ आपको, डिसरिस्पेक्ट दिखाने वाली, उसको आपको यहाँ लिखना है। 7वें 8वें में सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, इसमें PSM लगेगा, कोशिश करें लगाने की। और दूसरा आपको अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एरर्स ढूंढो और डालो कमेंट्स में। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन